हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 5 अरेस्ट ऑफ पर्सन। चैप्टर 5 कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 41 से लेकर के 68 तक। ठीक है। सेक्शन 41 क्या बोलता है? व्हेन पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। ए नंबर क्लॉज क्या बोलता है? हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है उसको पुलिस विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? तो कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस कहलाते हैं जिसमें पुलिस के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट। ठीक है। विदाउट वारंट का मतलब क्या होता है? विदाउट वारंट का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की उपस्थिति में कॉग्निजेबल ऑफेंस कर रहा है तो पुलिस को मजिस्ट्रेट की या कोर्ट की परमिशन की आवश्यकता नहीं है उस व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। पुलिस तुरंत एक्शन लेकर के उसे अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। क्लॉज बी क्या बोलते हैं? अगेंस्ट होम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन रिसीव्ड और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म which may be less than 7 years or which may be extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied। यहाँ पे हम बस इतना समझेंगे कि यदि पुलिस ऑफिसर को किसी के अगेंस्ट रीजनेबल कंप्लेन और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट हो रहा है या क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो रही है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है और वो ऐसा अपराध है जिसकी पनिशमेंट 7 साल तक की है। ठीक है। जैसे अगर चोरी हो गई, घर के अंदर कोई चोरी कर रहा है और उन पुलिस को पता चलता है कि इसी व्यक्ति ने चोरी किया है, कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन से पता चलता है कि हाँ इसी व्यक्ति ने किया है। ठीक है। या फिर कोई भी ऐसा अपराध जो कि 7 साल तक के दंड से दंडनीय है। ठीक है। या फिर उससे कम के लिए, चाहे उसमें फाइन हो चाहे ना हो। तो यदि फॉलोइंग कंडीशन, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, यदि वो कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है। तो वो कंडीशन कौन कौन सी है? वो कंडीशन पहली है कि पुलिस को ये रीज़न टू बिलीव हो जाए, कंप्लेन इन्फॉर्मेशन और जो उसको सस्पिशन था कि उसी व्यक्ति ने वो क्राइम किया है, उसी व्यक्ति ने वो अपराध किया हुआ है। अब रीज़न टू बिलीव का मतलब हमको समझना है तो हम आईपीसी में जाके देखेंगे सेक्शन 26, जिसमें बताया गया था कि उसके पास सफिशिएंट कॉज। रीज़न टू बिलीव दैट मीन्स उसके पास सफिशिएंट कॉज है उस चीज़ को बिलीव करने के लिए, उस फैक्ट को बिलीव करने के लिए। ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन उसको या कोई कंप्लेंट ऐसी प्राप्त हो रही है जिसको ऐसा लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि हाँ ये हुआ ही है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है किसी व्यक्ति ने ये अपराध किया है, तो पुलिस क्या करेगी? उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। पर कौन से अपराधों में? जिसकी सज़ा 7 साल तक की है या 7 साल से कम की है ना। दूसरा नंबर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसका बी का दूसरा नंबर, ये इसको हम चेकलिस्ट भी बोलते हैं। इसमें जब भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है तो ये ग्राउंड्स को चेक करती है और मेंशन भी किए जाते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है? टू प्रिवेंट पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस। उस व्यक्ति को आगे किसी फर्दर ऑफेंस कमिट करने से रोकने के लिए अरेस्ट जरूरी है। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस, हमको प्रॉपर इस केस की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है ताकि जो एक्यूज्ड पर्सन है इसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी ना करे या किसी प्रकार का टेम्पर करने की या डिस्टर्बेंस करने की कोशिश ना करे, इसलिए इसका अरेस्ट होना आवश्यक है। तो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकती है। टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंस टू डिसअपियर और टैम्परिंग विद सच एविडेंस इन एनी मैनर। ठीक है। यदि यहाँ पे किसी प्रकार की भी शंका है कि अक्यूज्ड पर्सन जो है यहाँ पे किसी प्रकार की भी शंका है कि अक्यूज पर्सन जो है वो एविडेंस के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ कर सकता है ना, तो उस छेड़छाड़ से रोकने के लिए या एविडेंस को गायब कर सकता है, तो इस चीज़ से बचाने के लिए जो है पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। इसके साथ साथ ही पुलिस ऑफिसर और किस लिए अरेस्ट कर सकती है उस व्यक्ति को? टू प्रिवेंट सच अ पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस सो एज टू डिस्यूड हिम फ्रॉम डिस्क्लोजिंग सच अ फैक्ट टू द कोर्ट्स और टू द पुलिस ऑफिसर। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जो, जैसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ विटनेस है, कोई व्यक्ति आई विटनेस हो गया है ना, तो उस व्यक्ति को यदि पुलिस को ऐसा लगता है कि आई विटनेस को खतरा हो सकता है, एक्यूज पर्सन उसको इंड्यूस कर सकता है, उसको धमकी दे सकता है, उसको किसी प्रकार का लोभ दे सकता है कि तुम इस फैक्ट को जो है कोर्ट या पुलिस ऑफिसर को उजागर मत करो, है ना, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगी? उस चीज़ से बचाने के लिए कि विटनेस को किसी प्रकार का अफेक्ट ना कर दे, विटनेस को कहीं इन्फ्लुएंस ना कर दे, तो इसलिए इसका अरेस्ट होना ज़रूरी है। तो क्या करेगी? उसको अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा
ई नंबर क्लॉज क्या बोलता है, एज अनलेस सच अ पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कांट बी इंश्योर्ड। यदि पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अगर आज इसको अरेस्ट ना किया गया तो आगे चल के यदि कोर्ट रिक्वायर करती है उसकी अटेंडेंस, तो हम भाई सिक्योर नहीं कर सकते, हम उसको इंश्योर नहीं कर सकते, हम उसको पकड़ नहीं सकते। हो सकता है ये व्यक्ति भाग जाए, है ना, हमको ना मिले, तो फिर इसका अरेस्ट होना इसलिए आवश्यक है। तो जैसे बहुत जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं इसलिए उनको कस्टडी में ले लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो पुलिस ऑफिसर, ये चेकलिस्ट है, पुलिस ऑफिसर जब भी विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट करती है तो ये सारे क्लॉजेस को मिलाती है कि ये सारे ग्राउंड जो है वो फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे का क्लॉज है वही कह रहा है जब भी अरेस्ट करेगी तो वो क्या करेगी, अपनी रीजन रिकॉर्ड करेगी कि किस कारण से अरेस्ट कर रही है, और रीजन में भी यही मेंशन किया जाता है कि हमको ये कारण जिसके कारण हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। जब हम BA पढ़ते हैं तो BA में क्या है, देखिए जैसे हमने A क्लॉज पढ़ा था तो उसमें क्या था, उसमें था जो 7 साल तक के जो अपराध होते हैं। जब हम BA पढ़ेंगे ना तो BA में 7 साल से जो ऊपर के अपराध होते हैं या फिर जो डेथ सेंटेंस होती है उसके बारे में बात कर रहा है। BA बोलता है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट कोई ऐसी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है और ये ऑफेंस कि वो पर्सन ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट जो कर सकता है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कर सकता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में नहीं करता है, विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर, राइट। तो यहाँ पे क्या करेगा, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उसके बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति ने ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसकी जो सज़ा है वो 7 साल से अधिक है, ठीक है, विद और विदाउट फाइन, या फिर डेथ सेंटेंस तक की सज़ा है, तो वही चीज़ है कि पुलिस ऑफिसर को उस इन्फॉर्मेशन पे इस बिलीव हो जाता है कि हाँ उस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया होगा, तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। C क्लॉज में आएंगे। अच्छा, इसमें हम देख सकते हैं जैसे मर्डर वाला हम बोल सकते हैं कि अगर किसी ने मर्डर कर दिया और क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यार इसी व्यक्ति ने मर्डर किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लास्ट में यही देखा गया था, अथवा इसी व्यक्ति में चाकू बरामद हुआ या कुछ भी, है ना, तो ऐसा, या फिर वो तो मान लीजिए वो तो मिल ही जाता है, कोई इन्फॉर्मेशन भी प्राप्त होती है जिससे ऐसा लगता है कि हमने लास्ट में इन्हीं के साथ देखा था, इसके बाद से फिर ये अकेले वापस आ गए और मतलब इसके बाद फिर वो व्यक्ति गायब हो गया, मिला नहीं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कह रहा है और इसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर कह रहा है कि जब ये व्यक्ति ले आया है तो पूरे नहीं होते लेकिन सर्कमस्टेंसेस ये शो कर रहे हैं कि इन्होंने ही किया है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। पुलिस शंका के आधार पर कि इस व्यक्ति ने किसी का मर्डर किया है या इस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया जिसकी सज़ा 7 साल से ज़्यादा है, तो शंका के आधार पे या फिर उसको ऐसा लगता है, इन्फॉर्मेशन का बेस कुछ भी हो सकता है और उसको पुलिस को ये क्रेडिबल लगता है तो उसको अरेस्ट कर सकती है, उसमें अब आपको वारंट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरा नंबर, आपको मतलब पुलिस ऑफिसर को वारंट की आवश्यकता नहीं। जब आप C नंबर देखते हैं तो उसमें लिखा है हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर आइदर अंडर दिस कोड और बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि धारा 82 CRPC जो है वो डील करती है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से, जहाँ पे जब प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर इन शॉर्ट मैं आपको बता देना चाहती हूँ, उद्घोषित अपराधी, मतलब एक जब एक्यूज पर्सन को बुलाया जाता है, उनको समन भेजा जाता है, वो नहीं आते हैं, ठीक है, उनको एक टाइम पीरियड भी दिया जाता है, एक प्रोक्लेमेशन निकाल कर कि आपको 30 दिन के भीतर आपको उपस्थित होना है, इसके बाद भी नहीं होते हैं तो उन्हें जो है उद्घोषित अपराधी जो है न्यायालय के द्वारा जारी कर दिया जाता है, डिक्लेयर कर दिया जाता है, राइट। ये तो न्यायालय के द्वारा होता है जो कि इस कोड में बताया गया है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी जो है वो घोषणा करती है। आपने सुना होगा जो इनामी अपराधी हैं, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो इनामी अपराधी होते हैं जैसे कि जो बहुत ज़्यादा बहुत हीनियस क्राइम किए होते हैं और वो भाग जाते हैं ना, तो उनके लिए भी कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट जो होती है इनामी लगाती है ना, 10,000 रुपये, जो भी ढूंढ के लाएगा 10,000 रुपये, तो ये भी उद्घोषित अपराधी है, एक तरीके से कहलाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आप D क्लॉज देखेंगे तो इनके अगेंस्ट भी पुलिस जो है विदाउट वारंट इनको अरेस्ट कर सकती है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को। इसके अलावा जो D क्लॉज होता है वो ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के पोजीशन में कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है जहाँ पे रीजनेबल सस्पेक्टेड है कि ये प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, ठीक है, और हु मे रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच अ थिंग, जो ये भी जिस पर ये भी संदेह होता है कि ये व्यक्ति ने इस प्रॉपर्टी के संबंधित कोई किसी प्रकार का अपराध किया है, ठीक है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी पुलिस ऑफिसर जो है वो अरेस्ट कर सकती है। ई वाले क्लॉज पे देखेंगे हु ऑब्स्ट्रक्ट अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज़ एस्केप्ड और अटेम्प्ट टू एस्केप फ्रॉम द लॉफुल कस्टडी, जो पुलिस ऑफिसर को अपने ड्यूटी परफॉर्म करने से उसमें बाधा डालता है, ठीक है, तो उसको भी कर सकते हैं, उसको भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। इसके अलावा कोई भी अगर पुलिस कस्टडी में है, कोई भी अपराधी पुलिस कस्टडी में वहाँ से भागता है या भागने का प्रयास करता है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर ही सकती है, राइट। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट जो है इसमें क्या होता है, हु रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन, राइट। अगर कोई व्यक्ति जो है
रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि ये डिजर्टर है, ये जो है आर्मी फोर्सेस भाग कर आया, त्याग कर आया, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो हमको याद रखना है यहाँ पे पहला क्लॉज क्या था, वो 7 साल से कम वाला था। बी ए जो है वो 7 साल से ऊपर वाला है। सी में क्या है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। डी में क्या है, स्टोलन प्रॉपर्टी से संबंधित है। ई में क्या होता है, पुलिस ऑफिसर से संबंधित है। एफ में क्या होता है, आर्मी से संबंधित होता है। ठीक है, ऐसे ये सारे क्लॉज याद करने हैं। ठीक, इसके पश्चात जो है वो आपका जी क्लॉज होता है। जी में बोलता है कोई भी ऐसा अपराध होता है जिसके बारे में यही क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पिशन और रीजनेबल कंप्लेंट प्राप्त हुई है, और यह अपराध जो है वो देश से बाहर है। ठीक है, लेकिन अगर देश में हुआ होता तो वो क्या कहलाता है, वो अपराध कहलाता, लेकिन चूंकि देश से बाहर है तो अगर कोई अनदर लॉ जैसे एक्स्ट्राडिशन हो गया, कोई अदर लॉ जो इन सब चीज़ों से डील करता है, तो इन सब केसों में भी पुलिस जो है विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 356(5) अगर एक ऐसा कोई व्यक्ति है जो सिद्ध दोष होते हुए भी उसको रिलीज़ कर दिया गया हो और 356 की उपधारा 5 का वो क्या करता है, वायलेशन करता है, तो पुलिस अफसर विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकती है। अब 356 उपधारा 5 आप जाके पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स बनाती है। यदि उस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रूल्स बनाया जाता है, जैसे अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए किसी को रिलीज़ किया जा रहा है, तो उसको बोला जाएगा कि आप जो है अपने रेसिडेंशियल पता जो है आप 5 साल तक इसमें देते रहेंगे। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट ने और भी कुछ रूल्स बनाया है, यदि आप उसको वायलेट करते हो तो फिर पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट उसको उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो लास्ट वाला ग्राउंड होता है वो क्या बोलता है, किसी पुलिस ऑफिसर से हमें रिक्वेजेशन प्राप्त हुई है, चाहे वो आपका ऑरल हो चाहे रिटर्न हो, मतलब एक पुलिस वाले को दूसरे पुलिस वाले से रिक्वेजेशन प्राप्त होती है, ऑरल या रिटर्न। ठीक है, कि एक ऐसा ये अपराधी है और इसको हमको पकड़, ये अपराधी है, और उसका अपराधी के बारे में बताया जाता है, मतलब जिसको अरेस्ट करना उसके बारे में बताया जाता है, और जो अपराध है, जिस अपराध के लिए उसको अरेस्ट किया जा रहा है उस चीज़ के बारे में उसको बताया जाता है। ठीक है, और ये अपीयर होता है जिस व्यक्ति से वो रिक्वेजेशन प्राप्त हुआ है, मतलब जिस पुलिस ऑफिसर से वो रिक्वेजेशन प्राप्त हुआ है वो भी जो है विदाउट वारंट उसको अरेस्ट कर सकता था, तो जिस पुलिस ऑफिसर को प्राप्त होता है वो भी उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर पूछा जा सकता है कि जो रिक्वेजेशन होता है वो कैसे होता है, तो रिटर्न में भी होता है, ऑरल भी होता है। इसके अलावा जो है जहाँ से रिक्वेजेशन प्राप्त हुआ है उसके पास भी जो क्या होती है, उसके पास भी अथॉरिटी होती है कि वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, फिर हमारा सबसेक्शन 2 आता है जिसमें ये बोला गया है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसको विदाउट मजिस्ट्रेट के विदाउट ऑर्डर, विदाउट वारंट और ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट जो है उसमें किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। सब सेक्शन इसमें लिखा है कि सेक्शन 42 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए, है ना। ये जो क्लॉज है 41 है, 41 अभी आप ए देखेंगे, 41B देखेंगे, 41C और 41D भी आएगा। तो ये जो सारे क्लॉजेस है ना, ये DK बसु का जो केस आया था उससे आए हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है ये।